A very cheerful good morning to 10th class. Today we will continue our chapter. The topic is 1848 revolution. अब देखो बेटे यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका कि डिस्कस द रेवोल्यूशन बाय द लिबरल्स. लिबरल्स ने जो रेवोल्यूशन किया उसको डिस्कस कीजिए. तो बेटे इसको एक बार मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूँगी आपको. देखो बेटे जो रेवोल्यूशन था वो किसने किया था? मिडिल क्लास मैन ने, विमेन ने किया था. उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि यूनिफिकेशन करना, राष्ट्र को एकजुट करना था. जर्मन राष्ट्र को क्या करना था? एकजुट करना था. तो बेटे इसके लिए उन सभी मिडलमैन ग्रुप्स ने क्या कर लिया बेटे? ग्रुप बना लिए. और उन ग्रुप्स के द्वारा उनकी अपनी कोशिश क्या रही कि वो उन ग्रुप्स के द्वारा क्या करें बेटे? हर तरह से अपनी डिमांड को कंप्लीट करें. तो उन्होंने बेटा यहाँ पर फ्रैंकफर्ट एक सिटी का नाम है बेटे, जहाँ पर पार्लियामेंट में बेसिकली सेंट पॉल चर्च के अंदर जाकर उन सब ने बेटा जर्मन को एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया? राष्ट्र बनाने के लिए एक मीटिंग की. अब उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ बेटे? वोटेड फॉर जर्मनी नेशनल असेंबली. एक नेशनल असेंबली बनाई गई जिनको वोटिंग राइट प्रोवाइड किए गए, जिसके अंदर बेटे कितने मेंबर थे? 831 मेंबर थे. तो उन्होंने बेटे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. उस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था उसके अंदर कि उस संविधान के अंदर जो भी बेटे वहाँ का जर्मन का राजा बनेगा उसकी पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया जाएगा. तो उस टाइम बेटे इस असेंबली की अध्यक्षता किसने की थी बेटे? राजा ने की थी. ठीक है. तो जो प्रुशिया के राजा थे फ्रेडरिक विलियम फोर्ड, किंग ऑफ प्रुशिया, तो उन्होंने बेटा जो प्रुशिया के राजा थे बेटे उन्होंने क्या किया था? इस असेंबली की अध्यक्षता की. तो बेटा वहाँ पर उन मेंबर्स ने क्या कोशिश की कि इनको जर्मन का राजा बना दिया जाए. ठीक है. लेकिन हुआ क्या बेटे? वहाँ पर जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए थे कि किंग की पावर को कंट्रोल किया जाएगा, किंग अपने तरीके से शासन नहीं कर सकता, किंग को संविधान में दिए गए नियमों के अकॉर्डिंग शासन करना होगा. तो इस कारण जो फ्रेडरिक विलियम थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया. और हमारा जो ये पार्लियामेंट के अंदर असेंबली का जो प्रोविज़न था जर्मन्स का वो पूरी तरह से फेल हो गया. तो इसी के बारे में है बेटे हमारा चैप्टर. अब आप चैप्टर रीड करेंगे. देखो बेटे, parallel to revolts of the poor and unemployed, the starving peasant and workers in many European countries in the year of 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. अब देखो बेटे 1848 के अंदर जब आपने पढ़ा पिछले टॉपिक में यूरोप के अंदर बेटे हंगर, बेसिकली भुखमरी, गरीबी और हर तरह से बेटा बेरोजगारी फैल गई थी. तो बेटा जो किसान थे, मजदूर थे, वो क्या कर रहे थे? रिवॉल्ट कर रहे थे. पढ़ा था ना आपने. वीवर्स ने भी क्या किया था बेटे? वहाँ पर सिलेसिया के अंदर रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया था. तो बेटे उसके साथ साथ बेटे जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने भी रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया, क्रांति करनी शुरू कर दी थी. इन इवेंट ऑफ February 1848, France had brought about a eviction of monarch and a republic based on universal male suffrage has been proclaimed. इसका मतलब क्या है? फरवरी 1848 में जो घटनाएं हुई बेटे उसके कारण जो मोनार्क राजा थे, बेसिकली मोनार्क की गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, राजतंत्र को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी. और हर तरह से बेटे सफरेज क्या होता है? मताधिकार. और सभी मेल मेंबर को मताधिकार मिल गया था. In other parts of Europe where independent nation states did not yet exist, जैसे जर्मनी है बेटे, जहाँ पर बेटे अगर यूरोप के कुछ क्षेत्र ऐसे थे बेटे जो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे, जैसे उसमें क्या है बेटे? जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, मैन एंड वुमेन of the liberal middle class combined their demand for constitutional with national unification. तो बेटे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अभी भी बेटा यूरोप के कुछ ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य थे जो पूरी तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं थे. जैसे जर्मनी है बेटे, इटली है, पोलैंड है, अब पोलैंड है, ऑस्ट्रिया हंगरी है. वहाँ पर बेटे क्या था? जो लिबरल बेसिकली मैन वीमेन थे वो इटली के वो क्या चाह रहे थे? संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को लेकर पूरी तरह से नेशन स्टेट
की डेवलपमेंट करना चाहते थे। तो इसलिए बेटे उन्होंने क्या कहा, उनका जो मेन आइडिया था बेटे, वो उनका मेन आइडिया क्या था कि वो इसको पॉपुलर बनाना चाहते थे। कैसे पॉपुलर बनाते, जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स थे उनके संविधान में उन्होंने जो सिद्धांत बनाए थे, कौन कौन से, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस को अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाए, लोगों को आज़ादी के लिए संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी जाए। तो इन्हीं बातों को बेटे देखते हुए क्या हुआ था कि जर्मन के जो इलाके थे ना बेटे, वहाँ पर लोग, पढ़े लिखे लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, वो सारे पढ़ी लिखी लोगों की जो भीड़ थी बेटे, बेसिकली उन्होंने क्या कोशिश की कि किस तरह से नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जाए। इसी के बारे में है बेटे फर्दर पैसेज हमारा। इन द जर्मन रीजन ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt. फ्रैंकफर्ट एक सिटी का नाम है बेटे, एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। जर्मन इलाकों में बेटा बहुत बड़ी संख्या में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, संगठन थे, फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली में उन्होंने वोट करने का फैसला कर लिया। और बेटे 18 मई 1848 को बेसिकली 831 जो रिप्रेजेंटेटिव थे बेटे, उन्होंने क्या किया, वो तैयार होकर उस जगह पर इकट्ठे होकर पहुंचे और हर तरह से बेटा उन्होंने ये जो पार्लियामेंट थी वो कहाँ थी बेटे, फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च के अंदर थी। वहाँ पर वो पहुँच गए और उन्होंने क्या तैयार किया कि एक तरह से कैसा नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, जिसके अंदर बेटे जो भी जर्मन का राजा होगा उसकी शक्तियों को कंट्रोल किया जाएगा। तो पढ़ो बेटे इसके बारे में। एंड नेशनल ऑन 18 मई 1848 831 elective representative marched in the festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul. They drafted a constitution. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया बेटे, ड्राफ्ट किया, बनाया, ठीक है। उसके साथ साथ they drafted a constitution for German nation to be headed by monarchy सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है कि बेटे यह संसद में जो सभा हुई ये कहाँ हुई, सेंट पॉल चर्च के अंदर हुई। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और इसको बेटा बेसिकली जो किया गया, इसकी जो अध्यक्षता थी किसके अंडर हुई, हमारे बेसिकली जो राजा थे प्रुशिया के, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ किंग ऑफ प्रुशिया, उसके अंडर क्या हुई, इसकी उन्होंने उसकी अध्यक्षता में बेटे किया गया ये सब। अब आगे देखो इसमें। And they drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. When the dispute offered the crown on these terms to Frederick William IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. अब देखो बेटे, जब ये रिप्रेजेंटेटिव थे 831 रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर थे जो पूरे जर्मन राष्ट्र की तरफ से वोट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था, जो विलियम थे बेटे उनको क्या किया, हर तरह से राजा बनाने की कोशिश की, उनको मुकुट पहनाने की कोशिश की। तो बेटा उन्होंने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और जितने जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, मोनार्की थे, वो उनके साथ शामिल हो गए, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, वाइल द पोजीशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। इसका मतलब क्या है बेटे, जब उनको बेसिकली राजा बनाने की कोशिश की, वो ताज पहनाने की कोशिश की गई तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। जहाँ पर बेटे जो एरिस्टोक्रेसी यानी कि उच्च वर्ग के जो लोग थे, सेनाएं थी बेटे, उनके अंदर विरोध क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और वहीं पर जो हमारा पार्लियामेंट का मेन एजेंडा था वो क्या हो गया, फेल हो गया। आगे देखो इसमें। एंड बेसिकली इन द एंड ट्रूप्स और कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स टू डिसबैंड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बेटे जब जितने भी लोग थे बेटा उन्होंने देखा कि इसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो बेटा मजदूर और कारीगर थे उनकी डिमांड को भी पूरी तरह से अपोज किया गया और साथ में बेटा सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को, डिसबैंड का मतलब यहाँ पर क्या है बेटे, डिसबैंड का मतलब भंग कर दिया गया पार्लियामेंट को, ठीक है। उसके बाद बेटे द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन was a controversial one with the liberal movement in which large numbers of women had participated actively over the years। इसका मतलब क्या है बेटे, उदारवादी आंदोलन के अंदर बेटे महिलाओं को अधिकार प्रदान करने का जो मुद्दा था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, विवादास्पद था। अब देखो महिलाओं ने नो डाउट बेटे इन आंदोलनों में बहुत बड़ा हिस्सा लिया। इसमें बेटे क्वेश्चन बना सकते हो आप लोग कि डिस्कस द पोजीशन ऑफ वुमेन
इन आ लिबरलिज्म, यानी कि उदारवादी आंदोलनों के अंदर बेटे महिलाओं की स्थिति कैसी थी। देखो बेटे उदारवादी आंदोलनों में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ठीक है, लेकिन उनकी स्थिति कैसी थी, महिलाओं ने अपने अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए, ठीक है ना, सभी न्यूज़पेपर शुरू किए, अपने उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर लिखना शुरू किया और हर तरह से बेटा जो भी सभा वगैरह होती थी वहाँ पर वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। उसके बावजूद भी उनको कोई भी वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं किया गया। देखो इसमें द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वो द कंट्रोवर्शियल, यानी कि महिलाओं की जो पोजीशन थी ना काफ़ी विवादास्पद रही, इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स, जबकि बहुत सारी महिलाओं ने सक्रिय रूप से इन आंदोलनों में हिस्सा भी लिया था। विमेन हैड फॉर्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, अपने राजनीतिक संगठन बनाए, न्यूज़पेपर में लिखना शुरू किया, एंड टेकन ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल मीटिंग्स, और जितनी भी राजनीतिक सभा होती थी उनमें हिस्सा लेना शुरू किया, प्रदर्शनों में हिस्सा लेना शुरू किया। डिस्पाइट दिस दे आर डिनाइड, उसके बावजूद भी उन्हें डिनाई कर दिया गया सफ्रेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली, असेंबली में उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया, उनको मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, women were admitted only as observers to stand in the visitor gallery। इसका मतलब क्या है, जब नेशनल असेंबली के अंदर बेटे उनको कोई वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं किया गया था, मताधिकार से पूरी तरह से उनको वंचित कर दिया गया था, तो जब सेंट पॉल चर्च के अंदर बेटे संसद में जब एक मीटिंग बिठाई गई, सभा आयोजित की गई, तो महिलाएं केवल ऑब्जर्वर की हैसियत से उनको लाइनों में खड़े होना दिया गया, उन्हें वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं किया गया। तो बेटे यहाँ से आप एक शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वीमेन, ठीक है ना, महिलाओं की क्या पोजीशन थी ऑन द टाइम ऑफ 1848 रेवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखो बेटे इसी पैसेज में the conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है बेटे कि जो लोग थे बेटा स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे, उनको दबा पाना बहुत मुश्किल हो गया था गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने बेटे क्या महसूस किया कि अगर हम अपनी सरकार को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें कुछ छूटें देनी पड़ेगी, कुछ कंसेशंस उनको देने पड़ेंगे। दाउ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी ना बेटे उन्होंने लिबरल मूवमेंट्स को पूरी तरह से कुचल दिया था, ठीक है। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalists and revolutionaries। तो बेटे यहाँ पर जो मोनार्की थे, राजतंत्र थे, उन्होंने क्या महसूस किया कि अगर हम क्या चाहते हैं कि रिवोल्यूशन का साइकिल है उसको दबाना चाहते हैं, रिप्रेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं, जो उदारवादी राष्ट्रवादी हैं, उनको हमें कुछ कंसेशंस देने होंगे। और वो कंसेशंस कौन कौन से थे? Hence in the years after 1848, the autocratic monarchs of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815। तो इसलिए जो उदारवादी उन्होंने क्या महसूस किया कि उनको अब समझ में क्या आना शुरू हुआ कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को अगर हम लोग कोई भी बेसिकली छूट दे देंगे, तो कोई कंसेशन अगर हम उनको देंगे तो इसके कारण ही उनको पूरी तरह से दबाया जा सकता है, उनके दमन चक्र को समाप्त किया जा सकता है। 1848 के बाद बेटे क्या हुआ था, जो बेसिकली मोनार्की थे बेटे उनको पूरी तरह से जो भी उन्होंने परिवर्तन किए थे यूरोप में तो पहले से ही वो अप्लाई हो चुके थे। तो इसके कारण बेटे क्या हुआ, द सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश्ड बोथ इन द हब्सबर्ग डोमिनेशंस एंड डोमेन्स है बेटे एंड इन रशिया। तो बेटे इसके कारण हब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों में जहाँ पर डोमिनेशन किसका था बेटे, हब्सबर्ग का था, और बेटा वहाँ पर और रूस के अंदर, रशिया के अंदर बेटे जो बेसिकली बॉन्डेड लेबर क्या होता है, बंधुआ मजदूर, और सर्फडम क्या होता है, मत देने का अधिकार, उन सबको मत देने का अधिकार। तो बेटे बेसिकली अगर हम बात करें सर्फडम होता है बेटे, वो तो सेफरन होता है, ठीक है ना, सर्फडम होता है बेटे भूदास था, यानी कि उनको दास बना के रखने की प्रथा जो थी, जमींदारी प्रथा, उसके अंडर बेटे। और दूसरा बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर वाली जो तरीका था इनका, उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि बेटे यहाँ पर जो हब्सबर्ग में शासक थे उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि अगर हम इनको दबाना चाहते हैं ना तो हमें इनको कुछ कंसेशंस देने पड़ेंगे। तो बेटे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि बेसिकली व्हाट वाज द कंसेशन गिवन टू द लिबरल
लिबरल नेशनलिज्म, जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे उनको क्या क्या कंसेशन दिए गए थे, एक तो सर्वधर्म से आज़ादी, सामंतवादी प्रथा से आज़ादी यानी कि भूदास्ता से आज़ादी, ये कह सकते हो बेटे आप, और दूसरा बंधुआ मजदूर को भी क्या करना, खत्म करना है कि जो बंधुआ मजदूरी प्रथा थी उसको भी क्या करना, खत्म करना। तो बेटे इस टॉपिक में से आपने 3 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। एक तो वही बेटे कि लिबरल नेशनलिज्म 1848 जो था वो कैसे शुरू हुआ, कैसे था, ठीक है। और दूसरा बेटे इसका जो क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वीमेन, ठीक है, इन 1848। और थर्ड बेटे क्या क्या कंसेशंस नेशनलिज्म और लिबरलिज्म को प्रोवाइड किए गए थे। आई होप बेटे आपको चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।